आज हम वोल्टेज के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। अब वोल्टेज का कॉन्सेप्ट समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर आप पानी को उसके वाटर टैंक में पहुँचा दें जो कि 3rd फ्लोर पे हो, अब 3rd फ्लोर पर जब पानी को आउटलेट का मौका मिलेगा, नीचे आने का मौका मिलेगा, तो वो पानी पाइप के ज़रिए से भी नीचे आ सकता है और किसी वजह से वो टैंक डैमेज हो जाए तो पानी उसमें से रिसना शुरू हो जाए। और अगर किसी वजह से उसको हम बिल्कुल उसको मुकम्मल तौर पर डैमेज कर दें तो सारा पानी एक ही दफ़ा नीचे आ जाएगा। अच्छा, अब पानी में हमें पता है कि ये एनर्जी कैसे आई, उसको हमने ऊपर पहुंचाया, वर्क डन स्टोर्ड एज एनर्जी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई और पानी नीचे आ गया। ये बातें हमें बचपन से पता हैं। अब बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन को भी अगर हम एनर्जी प्रोवाइड कर दें तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है और क्या होता है कि वो अपने वैलेंस शेल से निकलकर फ्री एनर्जी बैंड में आ जाता है। वैलेंस बैंड, अगर इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी प्रोवाइड कर दें तो वो अपने वैलेंस बैंड से निकलकर फ्री एनर्जी बैंड में आ जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वैलेंस बैंड क्या चीज़ है और फ्री एनर्जी बैंड क्या चीज़ है। अब एटम की जो बाउंड्री होती है वो आखिरी शेल जो होता है उसे हम वैलेंस शेल बोलते हैं, और उसके पास जो रेंज ऑफ एनर्जीज होती है उसको हम वैलेंस बैंड बोल देते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एटम की सतह से बाहर आ जाता है, इतनी एनर्जी गेन कर लेता है कि वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फोर्सेस को ओवरकम कर ले और फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाए, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या फ्री एनर्जी बैंड में आ गया है। मज़े की बात यह है कि इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट तबीयत का मालिक होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ जाए, जैसे आप लोगों के पास एनर्जी आ जाए, तो आप फ़ौरन से उसे खर्च करने की कोशिश करते हैं। या तो उसे पॉजिटिव वे में खर्च करेंगे या फिर क्या करेंगे, एक ही दम से किसी गलत जगह खर्च कर देंगे। इलेक्ट्रॉन के साथ भी यही सूरत हाल है। इलेक्ट्रॉन के पास अगर एनर्जी आ जाए तो फिर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को रिलीज़ करना ही करना है। वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को होल्ड करके परमानेंटली नहीं रख सकता। अब अगर हम उसको किसी ऐसे पाथ पे डाल दें जो वो क्या करें कि वो किसी, जैसे हम एनर्जी इसके पास है, उसको हम क्या करेंगे, अगर लाइट में से गुजारेंगे तो वो एनर्जी लाइट को मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन वापस अपने घर आ जाएगा एनर्जी खर्च करके, और लाइट क्या हो जाएगी, ग्लो करना शुरू कर देगी। इसी तरह इलेक्ट्रॉन को अगर हम उस एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन को अगर हम क्या करेंगे, इस कैमरा में से गुजारेंगे तो कैमरा अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगा और इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज़ करके वापस अपने एटम के पास आ जाएगा, ये किसी भी एटम के पास आ जाएगा। तो सवाल ये पैदा होता है, व्हाट इज़ वोल्टेज? वोल्टेज की सादी डेफिनेशन, इट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अब चार्ज आपको ये मैंने बता दिया पिछले लेक्चर में कि चार्ज क्या है, कि वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट या रिपेल होता है, यानी वो उसकी ज़ाती प्रॉपर्टी है, चार्ज उसके पास मौजूद है। अब मैं उसको अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर दूं तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके वो हायर एनर्जी लेवल्स में आना शुरू हो जाएगा, और वो फिर क्या होगा, वो इस पोजीशन में आ जाएगा कि किसी एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दें ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब हमें फिर टैंकी वाली एग्जांपल पे जाते हैं कि पानी हमेशा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ फ्लो करता है, यानी हाइट से नीचे आता है, राइट। ऐसा तो नहीं देखा ना कि खुद ब खुद पानी ऊपर नीचे से ऊपर जाना शुरू कर दे। इसी तरह इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आता है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर बात बताने का जो मकसद है कि एनर्जी पर यूनिट चार्ज, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, और उसकी यूनिट होती है वोल्ट। अच्छा, अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इसको कहना ज़रा मुश्किल है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं वोल्टेज। जिस तरह वो पानी के अंदर वो एनर्जी आई, वो हाइट की वजह से, यहाँ पर एनर्जी आएगी 5 सोर्सेज की वजह से। जो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी आती है जिसकी वजह से वो इस काबिल होता है कि वो मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह, वो सबसे पहले जो सोर्स होगा इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। वो आप लोगों ने देखा होगा, टोशिबा का सेल,
उसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आ रहा होता है। दूसरा जो सोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन। अब वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आपने फैराडे लॉ भी थोड़ा सा स्टडी किया होगा कि अगर हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को इंटरसेक्ट करें तो क्या होगा, वो ईएमएफ इंड्यूस होती है। ये हमारा दूसरा सोर्स हो गया। तीसरा सोर्स है आपका फोटोवोल्टिक इफेक्ट। अब फोटोवोल्टिक इफेक्ट उसकी जो बेहतरीन मिसाल है दैट इज़ सोलर सेल। सूरज में आप उसको सोलर सेल को रख दो, साथ में उसके फ़ैन लगाओ, चलना शुरू कर देगा। जो चौथा उसमें जो इफ़ेक्ट है दैट इज़ पीज़ो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। पीज़ो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या चीज़ है? क्रिस्टल में अल्लाह ने ये खूबी रखी है कि अगर उसको दबाव दिया जाए या उसको पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, उसके वॉइस फ्रीक्वेंसी से वो इंटरेक्ट करे तो वो ईएमएफ इंड्यूस होती है। और पांचवा जो हमारी जो सोर्स है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की दैट इज़ थर्मल एनर्जी। वो आप लोगों ने वो सुना होगा थर्मोस्टेट, थर्मोकपल, आप लोगों ने नाम सुना होगा थर्मोकपल। अब थर्मोकपल में क्या होता है कि अगर आप उसके एक सिरा ठंडा होता है और एक गर्म होता है, तो वो वहाँ पर मेटल डिफरेंट मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ की वजह से क्या होता है, वहाँ पर एक मामूली सा पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है। इसमें से 3 तरह की जो एनर्जी सोर्स है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 को सिग्नल के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो 3 तरह की एनर्जी सोर्स है कौन कौन सी? वो है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, फोटोवोल्टिक इफेक्ट और तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये 3 तरह की एनर्जी सोर्सेज हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आ रही होती हैं, जिनको हम यूटिलाइज़ करते हैं। तो उम्मीद है आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इन शॉर्ट वोल्टेज का पता चल चुका होगा।